हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी किरचॉफ लॉ, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ, देन नोडल मेथड, और अब हम एक अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस तो किरचॉफ लॉ पर है, पर किरचॉफ लॉ के बेस पे हम उससे बात करके उसका एक रिजल्ट कैलकुलेट करके फिर उसके फर्दर क्वेश्चंस की को सॉल्व करेंगे, राइट। एंड द कॉन्सेप्ट इज, जो हमें पढ़ना है आज चैप्टर, वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमें पढ़ना है, राइट। ओके, देखिए जी, ये एक सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, P, Q, R, S, और बीच वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है और एक गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। ये क्या है जो बना हुआ है, ये है गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर हो सकता है और ये या फिर ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। नाम से ऐसा लगता है कि धारा को मापने के काम में आता है, पर ध्यान रहे कि धारा के मापन के लिए उपयोग में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये समझे, यह है धारा का मापन नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है जी। ओके, फिर धारा का मापन नहीं करता है तो फिर क्या करता है? धारा मापी धारा की उपस्थिति को, परिपथ में धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये जिस ब्रांच में धारा मापी जुड़ा हुआ है उस ब्रांच में धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो एक बात और सुनिए, अगर इस परिपथ में एक काम करता हूं, इसको बोल देता हूं मैं A, इसको बोल देता हूं मैं B, इसको बोल देता हूं मैं C, इसको बोल देता हूं मैं D। ठीक है जी। अगर करंट B से D की तरफ फ्लो हो रही है इस धारा मापी में, तो धारा का विक्षेप, इसकी सुई जो है वो एक तरफ विक्षेप दर्शाएगी, राइट, एक तरफ घूर्णन दर्शाएगी। और अगर धारा D से B की तरफ प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप दूसरी दिशा में दर्शाएगी। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? कि धारा B से D होगी तो विक्षेप एक तरफ दर्शाएगी और D से B होगी तो विक्षेप दूसरी तरफ दर्शाएगी। यानी कि धारा की दिशा के साथ साथ, धारा की दिशा परिवर्तित होने के साथ साथ इसमें इसके विक्षेप में परिवर्तन होता है। इसलिए ये धारा की उपस्थिति के साथ साथ धारा की दिशा को भी दर्शाता है। धारा मापी परिपथ में धारा की दिशा भी दर्शाता है। क्या क्या करता है? धारा की उपस्थिति दर्शाता है। धारा प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप दर्शाएगा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो विक्षेप नहीं दर्शाएगा। धारा की दिशा एक तरफ है तो विक्षेप एक तरफ दर्शाएगा, धारा की दिशा विपरीत दिशा में है तो विक्षेप दूसरी तरफ दर्शाएगा। बोलिए, बात सही है? ओके, छोटी सी बात और करता हूं। देखो, ये धारा मापी का चित्र बना हूं जिसमें एक निडल होती है, एक सुई होती है, ठीक है। यहां पे लिखा होता है 0, राइट। तो थोड़ा बेटर बनाते हैं। इसमें यहां पे एक निडल होती है, सुई होती है, यहां पे 0 दर्शाया जाता है। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहां भी
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यानी कि धारा में की दिशा एक तरफ होगी तो इस तरफ विक्षेप दर्शाएगा, दूसरी तरफ होगी तो इस तरफ विक्षेप दर्शाएगा। राइट, ये हो गया आपका धारामापी। ओके, तो ये अभी हमने देखो 4 ये प्रतिरोध है, बीच में एक और प्रतिरोध हो या एक धारामापी हो, तो ये जो परिपथ बना इसको सेतु कह रहे हैं, इसको व्हीटस्टोन सेतु कह रहे हैं। राइट, और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में एक सिद्धांत होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, और गैल्वेनोमीटर को साथ में आपने क्या बताया, क्या कहते हैं, धारामापी कहते हैं। ओके, अब आगे की बात करते हैं। सुनिए जी, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये है व्हीटस्टोन सेतु। इसके सिद्धांत को समझने के लिए हम किरचॉफ लॉसेस के परिपथ को सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग सिद्धांत बनाएंगे। राइट, सुनो जी, यहां से कुछ करंट ली, मान लेते हैं आई, वो आई करंट यहां पहुंची, यहां जाने के बाद 2 रास्ते मिले, तो कुछ करंट यहां चलेगी I1 और कुछ करंट यहां चलेगी I माइनस I1। क्या किया मैंने, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन को नाम दे देता हूं A, ये वाला जंक्शन जो है ये है B, ये वाला जो जंक्शन है वो है C, और ये वाला जंक्शन जो है वो D। ठीक है जी, इधर से धारा चली गई I1, तो इधर से धारा जाएगी I माइनस I1। जंक्शन का किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो किया हमने, धारा का विभाजन किया है नियम के अनुसार। राइट, अब धारा I1 पहुंची यहाँ, फिर 2 रास्ते मिले, तो यहाँ जो जब धारा गई उसको बोल देते हैं IG, और यहाँ जो धारा गई उसको बोल देते हैं I1 माइनस IG। ये IG यहाँ से आई और यहाँ से आई I माइनस I1, दोनों मिलकर यहाँ चली गई, तो कितनी हो गई I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ से आई I1 माइनस IG, और दोनों धाराएं मिलकर यहाँ पहुंची, तो इनका योग हो गया I। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्या यहाँ से कितनी धारा गई I माइनस I1 प्लस IG, प्लस वहां से कितनी धारा आई I1 माइनस IG। चेक करना जी, ये IG प्लस का ये IG माइनस का कैंसिल हो गए, ये I1 माइनस का ये I1 प्लस का कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ I, यानी कि इस पर यहाँ पे टोटल धारा पहुंची I, और अपनी बैटरी में वापस आ गई कितनी धारा I। बोलिए, धाराओं का विभाजन हो गया KCL का उपयोग करके। अब हम बात करेंगे KVL का उपयोग करेंगे और उसके लिए क्लोज लूप लेंगे। यस, यही करना चाहिए। तो यहाँ पे पहली क्लोज लूप मैं जो ले रहा हूं वो है ABDA। कौन सी क्लोज लूप है, ABDA। चलिए उससे पहले ABDA, कौन सी क्लोज लूप, ABDA। इस क्लोज लूप के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रतिरोध का मान है P, और ये है धारामापी। धारामापी का जो धारामापी का खुद का भी कुछ प्रतिरोध होता है, उसको मान लेते हैं G, और ये वाला प्रतिरोध है कितना, R। तो अब सुनिए, A से B गए, कोई सेल है नहीं है, B से D गए, कोई सेल है नहीं है, D से A गए, कोई सेल है नहीं है। तो इस पूरी क्लोज लूप में कोई सेल नहीं है, तो लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग कितना हो गया, 0। तो आपने यहाँ पे लिखा 0 इक्वल्स टू, A से B गए, प्रतिरोध है हाँ कितना, P, धारा है I1, तो विभव पतन कितना हुआ, PI1, और हमारी दिशा में धारा है तो इसको लिखेंगे प्लस का PI1। फिर B से D गए, धारा की दिशा हमने लिए इस दिशा में IG, और धारामापी का प्रतिरोध है G, तो इसमें विभव पतन कितना हो गया, धारा गुणा प्रतिरोध G इंटू IG। यस, तो मैंने लिखा प्लस G IG। यस, फिर D से A की तरफ गए, D से A गए तो धारा आ रही है इधर, और हम जा रहे हैं उल्टा, तो विभव पतन होगा ऋणात्मक। प्रतिरोध है R, धारा है I माइनस I1, तो मैंने लिखा माइनस R इंटू I माइनस I1। यस, इसको इधर उठा लाते हैं नेगेटिव वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा R इंटू I माइनस I1 इक्वल्स टू PI1 प्लस GIG। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक क्लोज लूप ली और एक इक्वेशन बन गई। राइट, ओके। इसी तरह से एक दूसरी क्लोज लूप ले रहा हूं, BCDB।
क्लोज लूप बी सी डी बी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बी सी डी बी। हाँ जी, इस क्लोज लूप के बारे में बात करें। बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी कोई सेल नहीं, डी से बी कोई सेल नहीं। इस पूरी क्लोज लूप में भी कोई सेल है नहीं, तो सेल लगाए गए, सेलों के विद्युत आगमनों का योग हो गया 0। आपने सबसे पहले तो लिख दिया 0 इज इक्वल टू बी से सी प्रतिरोध Q धारा I1 माइनस IG। तो आपने लिखा प्रतिरोध Q धारा I1 माइनस IG। हाँ जी, फिर C से D गए, प्रतिरोध S धारा I माइनस I1 प्लस IG, वो अपोजिट आ रही है, सामने से आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस S धारा का मान I माइनस I1 प्लस IG। और फिर D से B गए तो वापस धारा सामने से आ रही है, धारा उधर आ रही, धारा नीचे आ रही है और हम ऊपर जा रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा, विभव बदल गुण माइनस का GIG, माइनस का GIG। यस, ओके। नेगेटिव वालों को इस तरफ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, S इंटू I माइनस I1 प्लस IG। GIG भी इधर आ जाएगा तो प्लस का GIG इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, Q इंटू I1 माइनस IG। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। यस, ओके। मैं यहाँ पे काल्पनिक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए इस धारामापी में विक्षेप 0 आ रहा है। धारामापी में विक्षेप 0 होने का मतलब क्या हो गया कि धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना। यदि धारामापी में विक्षेप 0 हो तो यदि, क्या मतलब आप समझ में आ गई, अर्थात धारामापी से धारा प्रवाहित ना हो। तो उस कंडीशन में IG की वैल्यू, धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। यस, अब IG का मान 0 होगा तो ये दोनों समीकरण कैसे दिखाई देंगे। देखो जी, इस समीकरण में जहां भी IG आ रहा है उस सबको 0 लिख रहा हूं, तो समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी R इंटू I माइनस I1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे GIG तो क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा कौन, PI1। तो आप लिखेंगे PI1, ये इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में IG की वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 रखो। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा S इंटू I माइनस I1, ये GIG 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा QI1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, I1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कुछ रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, उससे मेरे पास क्या आएगा, R इंटू I माइनस I1 अपॉन S इंटू I माइनस I1 इक्वल्स टू PI1 अपॉन QI1। यस, यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो गया, यहाँ I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा R अपॉन S इक्वल्स टू P अपॉन Q। ये सुनो, या इसको ऐसे लिखते P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। पर ये रिजल्ट कब आया, जब जब IG
इक्वल टू क्या था, 0 था, राइट। यही हमारा नियम है। क्या, व्हीटस्टोन सेतु में यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर हो तो इस धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं होगी। या उल्टा बोल सकते हैं कि यदि किसी परिस्थिति में धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के ठीक बराबर होगा। बोलिए, बात क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, नियम हो गया किसका, व्हीटस्टोन सेतु का नियम। देख लीजिए, यस, ओके। आगे आ जाते हैं। क्या नियम पढ़ा आपने, नियम पढ़ा, इस नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर हो तो धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। अथवा इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिखा, यदि प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो निश्चित ही प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर होगा। बोली, बात क्लियर है। नियम आपको समझ में आ गया। फिर से बोल देता हूं, यदि इस प्रतिरोध P व Q का अनुपात इस प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर है तो इस धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। या उल्टा कहें कि यदि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा IG का मान 0 हो तो प्रतिरोध P व Q का अनुपात निश्चित तौर पर प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर होगा। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम हो गया। बोलिए, बात क्लियर है, यस, ओके। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना। कैसे करेंगे, देखो जी, ये एक प्रतिरोध है R, ये एक प्रतिरोध R है। ये कौन हो गया, ये हो गया P, ये हो गया कौन Q, ये हो गया कौन R, ये हो गया कौन S और ये हो गया कौन G। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ है। बात क्लियर है। अब यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात आप चेक करना जी, P अपॉन Q की वैल्यू, P अपॉन Q की वैल्यू देख कितनी आ रही है, R अपॉन R, और R अनुपात R मतलब 1:1। बोलिए, सही है। इसी तरह से R और S का अनुपात निकालो, R अपॉन S, R की वैल्यू R, S की वैल्यू भी R, तो इनका अनुपात भी क्या आ गया, 1:1। यानी कि P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर है और दोनों का मान कितना है, 1:1। इसका मतलब अतः ये जो ब्रांच है इसका अगर आप ये वाली जो ब्रांच है इस ब्रांच को नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं K, इसको बोल देता हूं L, ये K और ये L। अतः शाखा KL में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः शाखा KL में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको वहां से हटा देना चाहिए। और अगर इसको यहां से हटा दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, ये था टर्मिनल A, ये था टर्मिनल B, ये भी था R, ये भी था R, ये भी R और ये भी R। चेक करो जी, ये R और R श्रेणी क्रम में हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2R, ये वाला R और ये वाला R भी श्रेणी क्रम में हो गए तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध 2R, ये भी 2R, ये भी 2R। तो और दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध कैसे लिखोगे, 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि 2/2R, 2 से कैंसिल किया, 2 से 2 को कैंसिल किया, आपके पास क्या आ गया, 1/RAB की जो वैल्यू आई वो आ गई 1/R। तो RAB यानी कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R। ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। बोलिए, बात क्लियर है, कोई शक है, सब कुछ क्लियर, ओके। चलिए, ये हमारा एक काम हो गया। अब आगे की बात करते हैं।
अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ये हमारा क्वेश्चन है जी। हाँ जी, इसमें 5 प्रतिरोध दे रखे हैं, पर ये कोई व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख नहीं रहा, पर आपको पता है कि हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन उसी पर आधारित होना चाहिए तो वैसा बनना चाहिए, बना के देखना चाहिए, कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये L, ये M और ये N, KLMN, राइट। अच्छा जी, K से यहाँ पे एक प्रतिरोध जा रहा है, यहाँ पे एक प्रतिरोध जा रहा है, 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पर L पे अगर देखें तो कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक इस तरफ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कितने प्रतिरोध जुड़े, 3। इस तरह से M से जब देखोगे तो इधर एक प्रतिरोध जुड़ा है, इधर एक प्रतिरोध जुड़ा है और इधर एक प्रतिरोध जुड़ा है। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3। तो मैं क्या करता हूँ, L को यहां बनाता हूं, M को यहां बनाता हूं, K को यहां बनाता हूं और जोड़ देता हूं A से। इसी तरह से N को यहां बनाता हूं और इसको जोड़ देता हूं B से। अब देखना, L से K तक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया। L से M एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये L ये M, L से M भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। फिर L से N यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो मैंने L से N भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया। यस, ओके। इस तरह से M पे देखो, M से L एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, M से K एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो मैंने M से K एक प्रतिरोध जोड़ दिया और M से N भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मैंने M से N भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया। सभी की वैल्यू कितनी दे रखी है, R। लो जी, ये तो ले देंगे, वही क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, है ना। फिर से सीख लेते हैं। ये कौन है, ये है इसका P, ये है इसका Q, ये है इसका R और ये है इसका S। P और Q का अनुपात, प्रतिरोध P और Q का अनुपात R बटे R, यानी कि 1 बटे 1। इसी तरह से प्रतिरोध R और S का अनुपात R बटा S की वैल्यू R अपॉन R, यानी कि 1 बटा 1। यानी कि प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर है, जो कि 1:1 है। इसलिए ब्रांच LM में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः शाखा LM में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हटा दिया जाए। यस, इसको हटा के फिर से सर्किट बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक प्रतिरोध R, दूसरा प्रतिरोध R, एक प्रतिरोध R, एक और प्रतिरोध R, यहाँ पे B, यहाँ पे टर्मिनल A, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। बताइए जी, R और R श्रेणी क्रम में कितना हुआ, 2R। ये R और ये R श्रेणी क्रम में कितना हुआ, 2R। ये 2R और 2R किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2R। आप लिखेंगे 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि 2/2R, यानी कि 1/R। और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि 1/RAB की वैल्यू थी, यानी कि RAB का जो मान आया वो R आ गया, यानी कि आपका तुल्य प्रतिरोध यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
और मैं तो कहता हूं कि इसको भी सॉल्व तो क्या करना है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वही है, बस आपको दिख लग रहा है 100% सेम क्वेश्चन है। कैसे, जरा करके देखो। एक काम करो, बस इस ब्रांच को खोल के बाहर ले आओ। मैं इनको नाम दे देता हूं, ये ए, ये बी और ये वाला टर्मिनल सी, ठीक है। और इस टर्मिनल को, अच्छा ए बी तो ऑलरेडी दे रखा है तो हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। एक ए और बी पहले से दे रखा है इसलिए ए बी सी डी नहीं लिख रहे, इनको लिख रहे हैं के एल एम और ये एन। पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं के एल एम का। देखो जी, एम से तो टर्मिनल जुड़ा हुआ है ए, ठीक है जी। और ये तीन प्रतिरोध, ये क्या हो गया, ये हो गया एम, ये हो गया एम, ये वाला था एल, ये वाला था के। अब आप देख सकते हो के और एल के बीच में ये वाला कुछ और था, तो इसको खोलकर बाहर बनाना था, इसलिए मैंने क्या बनाया, ये हो गया टर्मिनल एन जो कि जुड़ा हुआ है किससे, टर्मिनल ए से। लो जी, सब आर है, इनको सबको आपने लिखा आर 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 और आर। लो साहब, ये ए था और ये बी था, ये क्या था, बी था, ये था बी और ये है ए। अब आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। लो हो गया साहब का, ये भी आर और ये भी आर, इनका अनुपात 1:1, ये भी आर, ये भी आर, इनका अनुपात भी 1:1। तो बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसको हटा दिया, फिर वापस से बना लिया। ये ए, ये एन, यहाँ पे एक प्रतिरोध आर, यहाँ भी एक प्रतिरोध आर, ये एल, यहाँ पे एक प्रतिरोध आर और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध आर, और ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, ये था के, ये था एम, सारी की सबकी वैल्यू आर। लो साहब, हो गया था क्या, ये वाला प्रतिरोध आर और ये वाला प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में 2R, ये वाला प्रतिरोध आर, ये वाला प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में 2R, 2R और 2R समांतर क्रम में क्या लिखोगे, 1/R AB equals to 1/2R plus 1/2R यानी कि 2/2R यानी कि 1/R। तो R AB की जो वैल्यू आपके पास आई वो कितनी आ गई, R आ गई। बोली बात क्लियर है क्या, यस। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो यहां तक जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, कोई फर्क ही नहीं था। Am I right? ओके, सुनिए जी, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें सब कुछ गिवन है, ए बी सी डी टर्मिनल्स रेजिस्टेंस सब दे रखे हैं। आपको सबसे पहला तुल्य प्रतिरोध कहाँ निकालना है, ए व बी के मध्य। ये रहा ए व बी के मध्य, ठीक है जी। और इसके लिए तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन सॉल्व है ऑलरेडी। क्यों सॉल्व है, ढंग से देखोगे गौर से तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो साहब, इसको तो आप बोलो P, इसको आप बोलो Q, इसको आप बोलो R, इसको आप बोलो S, देखना। और बीच में एक प्रतिरोध है जिसको आप बोल सकते हो G, हाँ या ना। P Q R S, इस नीचे वाले को छुपा के देखोगे तो पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा। दिख रहा है क्या, आप डायग्राम को देख के कंफ्यूज ना हो, डी को पकड़ के नीचे खींच लो, ये दोनों ब्रांचेज इधर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगी, वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको थोड़ी देर के लिए छुपाओ और बाकी पूरे को देखो, ये परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की भी संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था क्यों है, क्योंकि P और Q का अनुपात क्या लिखेंगे, P/Q equals to R/R यानी कि 1:1। इस तरह से R और S का अनुपात क्या लिखेंगे, R/S equals to R/R यानी कि 1:1।
यानी कि क्या आ गया आपके पास आ गया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 1 अनुपात 1। इसलिए ये जो CD ब्रांच है इसमें जो प्रतिरोध R लगा हुआ है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये वाली ब्रांच इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब क्या कहेंगे, अतः शाखा CD में धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सर्किट को दूंगा। इसको क्या करें, इसको हटा दें, इसको यहां से हटा दो और हटाने के बाद सर्किट को वापस बना लो। सुनो जी, फिर से बना रहा हूं। ये टर्मिनल था A, ये था B, ये था C, ये था D और आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है A व B के मध्य। लो जी, ये आपका सर्किट है। हर प्रतिरोध का मान R R R R R। क्या कहेंगे, ये R और ये R श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2R। ये R और ये R श्रेणी क्रम में, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध 2R। और ये R क्या देख रहे हैं, ये वाला 2R, ये वाला 2R और ये R, ये तीनों किसमें हो गए, समांतर क्रम में। इसलिए आप क्या कहेंगे, 1 अपॉन R AB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस, सॉरी ये क्या था 2R, तो 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R, यानी कि 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R प्लस 2 बाय 2R, that means 4 बाय 2R, that means 2 बाय R। तो RAB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, R बाय 2। बोलिए बात क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो गया, इस पूरे में तुल्य प्रतिरोध हो गया। कब, A और B के मध्य। बोलिए बात क्लियर। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करना है, A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध और ज्ञात करना है, राइट। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। हाँ जी सुनो, क्या कर रहा हूं मैं, मुझे अब A और D कहाँ है जी, A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कहाँ है A, ये रहा A, ये रहा D, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके लिए मैं इस R को थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर कर दूंगा, इस R को थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप समझो कैसा सर्किट बनेगा। हाँ जी, और ये जो दो प्रतिरोध है ना, ये वाला R और ये वाला R, इनको खोल के ले लेता हूं बाहर ले गया तो हाँ जी, वापस से बनाऊं। ये था आपका A, ये था आपका B, सॉरी ये था B, ये C और ये वाला पॉइंट था D, जो कि अंदर था उसको ले आए बाहर, ठीक। और अब A और D के बीच में एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, कौन सा, कैपिटल R, उसको वापस जोड़ दो, परमानेंट थोड़ी हटा रहा है। A और D के मध्य एक प्रतिरोध R और जुड़ा हुआ था, उसको मैंने वापस जोड़ दिया है। यस, देखो जरा, ये आपके पास था R, ये था R, 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 ये भी R, ठीक। अब इसको ध्यान से देख लो, आपको A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो इसके बीच में आप लगाएंगे बैटरी और फिर पूरा सॉल्व करेंगे, यही बात है ना। देखो जी, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप देखना, ये कितना P, ये कौन Q, ये कौन R, ये कौन S, P अपॉन Q की वैल्यू 1:1, R अपॉन S की वैल्यू 1:1, तो बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको हमें हटा देना चाहिए। इसको हटाने के बाद नया परिपथ बना लेना चाहिए। बना लो थोड़ा सा सही करके, क्या, एक R, दूसरा R,
एक आर ये लो जी, ये टर्मिनल आपका था ए, ये टर्मिनल आपका था डी, सारे प्रतिरोध ये भी आर, ये भी आर, आर, आर और ये भी आर। हाँ जी, निकालो तुल्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे, आर और आर श्रेणी क्रम में कितना 2r, ये आर और ये आर श्रेणी क्रम में कितना 2r और ये आर, 2r 2r और r ये सब किसमें हो गए, समांतर क्रम में। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 अपॉन आर ए डी, ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखेंगे 2r और r सब समांतर क्रम में, 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r, यानी कि ये दोनों मिलकर हो जाएगा 1/r और ये भी कितना है 1/r, 1/r और 1/r 2/r और इससे आपके पास आ गया आर ए डी की वैल्यू r/2। सेम आंसर, पहले भी इसका ये आंसर था, कितना आया था r/2 और अभी भी इसका आंसर क्या है r/2। यस और नो, बात क्लियर है। चलिए देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस नीचे वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। तो क्या देखेंगे, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है R, ये है S और ये है G। ऊपर एक परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है, बोलो है कि नहीं है, यस, ओके। ओके, हम सिर्फ ऊपर वाले को देख रहे हैं और ऊपर वाले को देखेंगे तो क्या कहेंगे, P और Q का अनुपात R व S के अनुपात के बराबर है, इसलिए इस बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए इसको यहां से हटा दिया जाएगा। यस, बात क्लियर। अब हाँ जी, इसको तो हटा देते हैं और इस ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए छुपा लो। अब सिर्फ नीचे वाले को देखोगे तो क्या कहोगे कि ये सब, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा और ये आपका G हो जाएगा। इसमें फिर से धारा नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, R अनुपात R 1:1, R अनुपात R 1:1, अनुपात समान से बीच वाले में धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी तो इसको भी हम हटा देंगे। जिस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल कंसेप्ट है। तो मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया और अब जो बना उसको नया परिपथ ढंग से बना लिया। देखिए जी, हाँ जी सुनिए, ये आपका परिपथ बन गया, सॉल्व कर लो। ये R और R 2R, ये वाला R और R 2R, ये R और R श्रेणी क्रम में, ये भी 2R, 2R 2R और 2R सब किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो आप क्या लिखेंगे 1/R AB इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, यानी 1/R AB की वैल्यू 3/2R, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा R AB इक्वल्स टू 2R/3। यस, बात क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुनो क्या कहूँगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले शुरुआत में देखना, आप देखना
ये वाला R और ये वाला R श्रेणी क्रम में डायरेक्ट दिख ही रहे हैं ना, यस। तो इन दोनों को हटाओ और इसकी जगह बीच में यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दो। ये R और R श्रेणी क्रम में कितना हो गया, 2R। इस तरह से ये वाला R और ये वाला R ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह सिर्फ एक ही प्रतिरोध डायरेक्ट यहाँ लगा दो। ये भी कितना, 2R। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होगा, इन दोनों की भी जगह भी एक प्रतिरोध लगा दिया। ये भी कितना, 2R। ये R और R श्रेणी क्रम में 2R, तो इनकी जगह भी यहाँ पे लगा के डायरेक्ट 2R। और अब इस परिपथ को देख लो तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। वापस से बनाऊं, ये था आपका टर्मिनल A, इधर है आपका टर्मिनल B। ये कितना हो गया था आपके पास, 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, बाकी सब थे R। बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, राइट। मैं क्या देखता हूँ, नीचे वाले को छुपाया तो 2R अपॉन 2R, P अपॉन Q, 2R अपॉन 2R, 1:1, R अपॉन R, वही 1:1। अनुपात समान है इसलिए बीच वाले में धारा नहीं जाएगी। अब ऊपर वाले को हटाओ, इनको देखो, P Q R S, R अपॉन R 1:1, 2R अपॉन 2R 1:1, बीच वाले में धारा नहीं रहेगी, इसको हटा देंगे। ये हटाकर अब नया सर्किट बनाना है, नया सर्किट और बना लो। क्या ऐसा बनेगा, ये टर्मिनल B, ये टर्मिनल A, ये भी था 2R, ये भी था 2R, ये R और R, ये 2R और ये भी 2R। दैट्स इट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे, ये 2R और 2R श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 4R। ये 2R और 2R श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 4R। R और R श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 2R। हाँ जी, 4R, 4R और 2R ये सब किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन RAB, A और B की मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना, 1/4R प्लस 1/2R प्लस नीचे वाला भी 1/4R। इनको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे आप, 1/4R प्लस 2/4R प्लस 1/4R, 1 + 2 + 1 यानी कि 4/4R यानी कि 1/R। आया ना, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये किसकी वैल्यू थी, ये थी 1 अपॉन R, AB की वैल्यू थी, तो अपने पास आ जाएगा RAB इज इक्वल टू R। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है क्या, यस, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है। ये है P, ये है Q, ये R और ये S। लिखो दी, P अपॉन Q की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 आया ना। इस तरह से R और S का अनुपात R अपॉन S यानी कि 4/8, वैसे ही तो वही 1/2 यानी कि क्या आ गया, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इसलिए 5 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती। 5 ओम प्रतिरोध में धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, बात खत्म। तो इसको यहाँ से हटा दो, सर्किट दोबारा से बना लो। वैसे तो बनाने की भी जरूरत है, ये 2 और 4 दोनों किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं।
बीच वाली ब्रांच, यस। चलो फिर भी बना देते हैं। ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम। हाँ जी, 2 और 4 श्रेणी क्रम में तो 6 ओम, 4 और 8 श्रेणी क्रम में तो 12 ओम, 6 और 12 समांतर क्रम में आप देखोगे 1/RAB इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 प्लस 1/12 यानी कि 1/RAB इक्वल टू 3/12 यानी कि 1/4। यस, सुनिए, इससे क्या आ जाएगा, RAB इक्वल्स टू 4 ओम। बड़ी बात क्लियर है? यस, ओके। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया है 4 ओम। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इधर वालों को थोड़ी देर के लिए छुपा लो और सिर्फ इनको देखो। 3:6 यानी कि 1:2, 4/8 यानी कि वही 1:2। अब इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को, इसको हटा दो, यस, सिर्फ इन दोनों को देखो, ये वाला और ये वाला। 6/9, 6/9 यानी कि 3 से कैंसिल हो गया तो 2/3, तो इनका अनुपात आ गया 2:3। इस वजह से यहाँ पे चेक करोगे तो ये 8 और ये 12, 4 से कैंसिल किया तो वही 2:3। इन दोनों का अनुपात 1:2, 1:2, इसमें धारा नहीं जाएगी। ये 2:3, 2:3, तो इसमें धारा नहीं जाएगी। तो सर्किट कैसा बनेगा, बड़ा सुंदर बनेगा। बड़ा सुंदर कैसा, लो जी, ये लो साहब, इधर B, इधर A, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 और 6 9, 9 और 9 18 ओम। यहाँ पे 4 और 8 12, 12 और 12 24 ओम, और ये दोनों समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाएगा। क्या आएगा तुल्य प्रतिरोध, 1/RAB इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/24। 24 और 18 का एलसीएम होता है 72, तो इनको बनाना है 72। इसको 72 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, तो क्या आएगा 4/72 प्लस 3/72 यानी कि 1/RAB इक्वल टू 7/73। तो तुल्य प्रतिरोध आएगा RAB इक्वल टू 72/7 ओम। ये आपका आंसर आ गया। बोली बात क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन है। क्या कहता है, what should be the value of x so that current does not flow through the galvanometer? क्या इस x का मान क्या हो कि इस धारामापी में धारा प्रवाहित ना हो। ये क्वेश्चन हो गया, x के किस मान के लिए धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट, इसको सॉल्व करना है। सुनो जी, धारा प्रवाहित नहीं होने के लिए इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इसके और इस प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होना चाहिए।
पहली बात x और 12 किसमें है, समांतर क्रम में, तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। कितना लिखेंगे, आपको पता है R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 12x बटे 12 प्लस x, ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया। इसको आप बोल दो P, ये है Q, ये है R और ये है S। बस क्या होना चाहिए आपके पास, P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर। यस, P कितना है 12x बटे 12 प्लस x, Q कितना है 8 बराबर, इधर सॉल्व करो, R की वैल्यू 10, S की वैल्यू 20, कैंसिल किया तो इन दोनों को आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 से काट दूंगा इस 8 को, दिया जाएगा कितना 4, 4 को ले जाओ सर, क्या हुआ आपके पास समीकरण बनी 12x बटे 12 प्लस x इक्वल्स टू 4। इस 4 से इस 12 को काटा, कितना आया 3, तो आपके पास बना 3x इक्वल्स टू 12 प्लस x को इधर लाए तो 3x माइनस x यानी कि 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 12/2, तो x इक्वल्स टू 6 हो। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब दोबारा क्रॉस चेक कर लो, ये 6, x की वैल्यू कितनी है 6 ओम, ये 6, ये 12, 6 एंड 12 समांतर क्रम में ना, 1/6 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 प्लस 1/12 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 का उल्टा 4। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 4, ये कितना है 8, 4 और 8 का अनुपात 1/2, 10 और 20 का अनुपात 1/2, यानी कि बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही तो चाहते थे, बोली बात क्लियर है क्या, यस, ओके। ये नया क्वेश्चन है हमारा, ठीक, सुनो, इनको नाम देता हूं, इसका नाम दिया मैंने K, ये L, ये M और ये N, ठीक है, KLMN, इनको हमें सॉल्व करना है और इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैंने एक बनाया L, एक बनाया M, L और M के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, फिर बनाया K और यहाँ बनाया मैंने N, K और L के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया, फिर K से M तक कोई प्रतिरोध नहीं, K से M तक कोई प्रतिरोध नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ दिया। इस तरह से L से और N तक, L से N तक कोई प्रतिरोध नहीं, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, और M से N तक, M से N तक एक प्रतिरोध है, वो भी मैंने जोड़ दिया। ये भी R था, ये भी R था, ये भी R था, ये जुड़ा था A से और ये जुड़ा था B से, राइट। अब सुनो जी, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है ना, प्रतिरोध नहीं, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में मैंने बताया था दो काम हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में एक तरीका तो क्या हो सकता है कि सारी धारा इधर से चली जाए, ठीक, सारी धारा यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे आगे जाएगी, फिर दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, धारा को बंटना तो पड़ेगा, इसलिए सारी धारा यहाँ से नहीं जा सकती, अनुपातों में जाएगी, तो कोई बात नहीं। फिर क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जितना विभव इस बिंदु का है उतना विभव इस बिंदु का है, जितना विभव इसका है उतना विभव इसका है। देखो इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, यहाँ पे हम लोग सुनो विभव के हिसाब से बात करें। हाँ जी सुनो था, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं, इसलिए इसका विभव भी V1, इसका V2 है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं तो इसका विभव V2, इसका V1 तो इसका विभव भी V1। पूछो क्यों, क्योंकि कोई प्रतिरोध ही नहीं है। इसका V2 तो इसका भी V2, क्यों, क्योंकि कोई प्रतिरोध ही नहीं है, इसका विभव भी V2। और समान विभव वाले बिंदुओं को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मिला दो तो ये वाला पॉइंट के आकर M पे मिल जाएगा और ये N जाकर N पे मिल जाएगा, ठीक। आना वापस से, ये था M, ये था L, N जाके L पे मिल गया तो ये L भी है और N भी है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध बनेगा। देखो M और N के बीच में, M और N के बीच में E वाला एक प्रतिरोध और जुड़ेगा, राइट। और यहाँ से ये टर्मिनल आ जाएगा E,
सॉरी बी, कौन सा टर्मिनल? बी, ये वाला, राइट। इसी तरह से ये के पॉइंट कहां पर आके मिलेगा? एम पे, के पॉइंट आ जाएगा एम पे, तो ये एम भी है और ये के भी है। एम तो है ही, साथ साथ ये क्या है? के है। अच्छा अब देखना, एक प्रतिरोध जुड़ा है एल और के बीच में, एल और के बीच में, तो एल और के बीच में एक प्रतिरोध और जुड़ेगा, तीनों प्रतिरोध आर आर आर, और एम के पॉइंट कैसे जुड़ा है? ए से, तो ये जुड़ेगा यहाँ पे ए से। अब आप इसमें बैटरी कनेक्ट करो चाहे मत करो, कुल मिला के ए और बी के मध्य तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या हो रहा है? आर 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 तीनों समांतर क्रम में हुए, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप? आप तुल्य प्रतिरोध के लिए लिखेंगे 1/r ए बी इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r यानी कि 3/r। तो r ए बी की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी? r/3। ये आपके पास ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ गया। यस, एक और बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सुनो जी, मैं क्या करूं, ए और बी के बीच में यहां कनेक्ट कर दूं बैटरी। सुनो साहब, यहां इस टर्मिनल का विभव V1, इस टर्मिनल का विभव V2। यहां से लेके और यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसका विभव अगर V1 है तो इसका विभव भी कितना हो जाएगा? इसका विभव भी हो जाएगा V1। इसी तरह से यहां से लेकर और यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसका V2 था तो इसका विभव भी कितना हो गया? V2। अब इसका विभव V1 है और यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, इधर इस ब्रांच से जाने पे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो जितना विभव इस बिंदु का होना चाहिए V1, उतना विभव होना चाहिए इस बिंदु का V1। कितना होना चाहिए? V1। यस, और जितना विभव इस बिंदु का V2 है उतना ही विभव इस बिंदु का V2 होना चाहिए, क्योंकि बीच यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है। इसका V2 तो इसका भी V2। यस, अब जरा सोचना, हर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर चेक करो। इसके लिए विभवांतर V1 - V2, इसके लिए विभवांतर V1 - V2, इसके लिए विभवांतर V1 - V2। यस, सबके सिरों पर विभवांतर V1 - V2 और बैटरी का विभवांतर भी V1 - V2। ले, इसका मतलब तीन प्रतिरोध थे, तीनों का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर है, यानी कि तीनों प्रतिरोध बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े। बस क्या, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, R R R, और ये बैटरी, इसका विभवांतर था V1 - V2, यहाँ पे विभव V1, यहाँ पे विभव V2, सब समांतर क्रम में हो गए। तुल्य प्रतिरोध कैसे लिखेंगे? 1/R AB equals to 1/R plus 1/R plus 1/R, यानी कि 1/RAB equals to 3/R। तो इससे RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/3। दैट इज द आंसर। बोली बात क्लियर है? तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। कल इसी पे बेस कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था नहीं